रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 7 नवंबर दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे यह करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है आपको, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना हाल ही में जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर जो है आंध्र प्रदेश। तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, यानी कि सिद्धारमैया द्वारा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो युवाओं में हृदयाघात के बढ़ते मामलों से निपटने और समय रहते, यानी गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कर्नाटक रत्न डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की है। और यह जो है एक अध्ययन के अनुसार हृदयाघात के 35% मरीजों की जो उम्र होती है वह 30 से 40 वर्ष के बीच होती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सीबीआई ने, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो है संयुक्त निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं दिनेश कुमार शास्त्री, प्रवीण मधुकर पवार, देव प्रताप सिंह, विजय नारायण लंबा। यहाँ पर लांबा होगा। ठीक है, तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में हाल ही में जो है प्रवीण कुमार मधुकर को, ठीक है, प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो प्रवीण मधुकर पवार बनाए गए सीबीआई के संयुक्त निदेशक। सरकार ने जारी की अधिसूचना, आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर है कि डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोजेक्ट कुश, यहाँ पर कुश है तो कुश होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कुश निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि जो डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है, इसका काम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, प्रदूषण नियंत्रण की क्षमताओं के लिए, वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए, या फिर जो है नौसेना क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए, या थल सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो डीआरडीओ का जो प्रोजेक्ट कुश है यह वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए जो है इसका संबंध प्रोजेक्ट कुश का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो डीआरडीओ का जो पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। हाल ही में जो है डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुश नाम से जो है वायु रक्षा प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रणाली लंबी दूरी पर क्रूज मिसाइलों, स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल और कवच का पता लगाने और उन्हें जो है नष्ट करने में सक्षम होगी। इस स्वदेशी प्रणाली में लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण, रडार और जो है इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लीला ओम चेरी का हाल ही में जो है निधन हो गया, वह क्या थी? तो यहाँ ऑप्शन है लेखिका, गायिका, नर्तकी या फिर जो है ए और बी दोनों। तो लीला ओम चेरी का हाल ही में जो है निधन हो गया, वह जो है लेखिका भी थी, गायिका भी थी। ठीक है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है, ए और बी दोनों सही है। ठीक, तो प्रख्यात गायिका, संगीतज्ञ और लेखिका लीला ओम चेरी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक, हिंदुस्तानी, सोपानम और जो है लोक संगीत में पारंगत उन्हें 2008 में, ठीक है, कब? 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किनको? तो जो है लीला ओम चेरी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में जो है फिर से कौन चुने गए हैं? यहाँ ऑप्शन है सुरेश कुमार अधाना, विनय कुमार कोठारी, देवधर अग्निहोत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में जो है फिर से जो चुने गए हैं वह सुरेश कुमार अधाना चुने गए हैं। ठीक, कौन? सुरेश कुमार अधाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सुरेंद्र अधाना को 2024 से 26 की अवधि के लिए
संयुक्त राष्ट्र के तहत अस्थायी मिशन में प्रशासनिक और जो है बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए फिर से चुना गया है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से चुने गए 21 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति में है। इसके सदस्य जो है व्यक्तिगत क्षमता से काम करते हैं, न कि सदस्य देशों के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है अस्थाई न्यायाधीश कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है आर बाहरी, ठीक है, यस आर चौधरी, वीपी सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है अस्थाई न्यायाधीश जो चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं वे यस आर चौधरी हैं। कौन है? यस आर चौधरी। रितु बाहरी जो है यह उत्तराखंड न्यायालय के लिए हाल ही में हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यस आर चौधरी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो प्रथम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियन ने अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ राय चौधरी को जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की जो है मंगलवार को सिफारिश की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो शायद आप सबको पता है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर न्यूजीलैंड। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम जो बनी है वह हमारे देश की भारत टीम बनी है। ठीक है, भारतीय टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिपोर्ट के अनुसार यानी किसी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर कौन है? यह ऑप्शन है सलमान खान, आमिर खान, प्रभास या फिर रजनीकांत। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले जो अभिनेता बने हैं वह रजनीकांत बने हैं। कौन बने हैं? रजनीकांत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो सुपरस्टार हलाइव 171 के लिए 260 से 200 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। और अगर अफवाह सच है यानी एक प्रकार से यहाँ अफवाह भी है तो रजनीकांत ने जो है इतिहास रच दिया है अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि यह फेस जो है कथित तौर पर उन्हें एशिया में सबसे ज़्यादा फेस पाने वाला एक्टर बना देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि एनबीए और किस कंपनी ने भारत में प्रामाणिक एनबीए माल के लिए एक व्यापक ऑनलाइन स्टोर NBA store.in लॉन्च किया है? यहाँ ऑप्शन है बटा, भाने, बनता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एनबीए और किस कंपनी ने? तो एनबीए और जो है भाने कंपनी ने जो है भारत में प्रामाणिक एनबीए माल के लिए एक व्यापक ऑनलाइन स्टोर NBA store.in लॉन्च किया है। किसने? एनबीए और जो है भाने ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो एनबीए और परिधान ब्रांड भाने ने भारत में प्रामाणिक एनबीए माल के लिए एक व्यापक ऑनलाइन स्टोर NBA store.in लॉन्च किया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA और जो है अग्रणी परिधान ब्रांड भाने ने NBA store.in को पेश करने के लिए एक अभूतपूर्व बहुवर्षीय साझेदारी में हाथ मिलाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन देखिए सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, विराट कोहली और कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो तीसरे बल्लेबाज हाल ही में निकल के सामने आए हैं वह विराट कोहली आए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर, रिकी पॉन्टिंग दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर विराट कोहली और चौथे नंबर पर कुमार संगकारा हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 11 नंबर। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यहाँ ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या फिर कुमार संगकारा या रिकी पॉन्टिंग। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो हाल ही में सामने आए हैं वह रोहित शर्मा आए हैं जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं वर्तमान में रोहित शर्मा। यह जो है 150, ठीक है, 150 जो है चौका लगा चुके हैं अपनी पारियों में और
सचिन तेंदुलकर जो है 250 प्लस लगभग जो है चौके लगा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर कुमार संगकारा और चौथे नंबर पर जो है रिकी पॉन्टिंग है, एक दिवसीय क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की हाल ही में जो है 5 वर्ष के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट जो कि 122वीं बैठक रही के अध्यक्ष कौन बने हैं। यानी कि 122वीं बैठक में जो है किसको 5 वर्षों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ ऑप्शन है अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, रामनाथ कोविंद जी को या फिर नरेंद्र मोदी जी को। तो हाल ही में जो है 5 वर्षों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट का। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। तो 3 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट यानी कि एसएसटी का जो है अध्यक्ष बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई। गुजरात के राजभवन में एसएसटी के न्यासी बोर्ड की 122वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले जो है एसएसटी अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। 74 वर्षों में पहली बार एसएसटी अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। एसएसटी गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना साल 1951 में हुई थी। हेडक्वार्टर गुजरात के वेरावल में स्थित है। किसका? तो एसएसटी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कितने साल के लिए बढ़ाई जाएगी। यहाँ ऑप्शन है 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर जो है हरदम के लिए। तो यहाँ पर जो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि मोदी जी चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जब तक जीते रहेंगे तब तक यह चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में मिलता है और इसकी घोषणा जो है 30 जून 2020 को की गई थी। इस योजना को जो है समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। इस सरकार ने पहले जो है दिसंबर 2023 तक के लिए ही बढ़ाया था, लेकिन अब क्या कर दिया है, अगले 5 साल के लिए यह योजना को बढ़ा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर है भारत और किस देश ने आवाजाही और जो है प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर जो है ब्रिटेन। तो भारत और जो है इटली ने, ठीक है, भारत और इटली देश ने आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली में अपने समकक्ष एंटोनिया ताजानी के साथ एक व्यापक व सार्थक बैठक की, जिसके बाद दोनों देशों ने जो है श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने इतालवी समकक्ष एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक की। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं जो कि हमारे 15 क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन होते हैं। 5 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको हमने बताया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है, यह 5 तारीख के नवंबर में आपको मिला होगा। ठीक, 2023 का विषय जो रहा है, ठीक है, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना है। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने जीएसटी के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना की शुरुआत की है? तो वित्त मंत्रालय ने। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसके द्वारा डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है आंसर है हमारा एनएमसी यानी कि जो है नेशनल मेडिकल रजिस्टर। ठीक है, तो जो है एनएमसी के द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए? तो डॉक्टरों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्या कहता है कि नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री थॉमस कैनेथ मैटिंगली का जो है कितने वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? तो 87 वर्ष की आयु में जो है थॉमस कैनेथ मैटिंगली का जो है निधन हो गया है। ठीक, तो जो है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो क्षतिग्रस्त अपोलो 13 अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए या भूमिका के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री केन मैटिंगली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे में जन्मदिन पर जो है शतक लगाने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आप सभी को पता है विराट कोहली बने हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, कोलकाता में खेले जिनमें इन्होंने शतक लगाया 101 रन का। ठीक है, अपने जन्मदिन के अवसर पर, और भारतीय टीम जो है विजेता भी रही। तो जो है 7वें नंबर पर विराट कोहली हैं। तो इनसे पहले कौन कौन रह चुके हैं? तो विनोद कांबली भारत के हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी भारत के ही है। सनत जयसूर्या श्रीलंका के हैं। ठीक है, रॉस टेलर, थॉमस लैथम, मिचेल मार्श और जो है विराट कोहली। तो ये जो है 7 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो है शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कशिगो रबाडा। ठीक है, कशिगो रबाडा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर बीमारी के संदर्भ में लोगों के मध्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना तथा सरकार समेत सभी हितधारकों को कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाना है। इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। किसकी? तो राष्ट्रीय जो है कैंसर जागरूकता दिवस की। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा उठाया गया एक वैश्विक पहल है। ठीक, तो यह जो हमारा 7 नवंबर का करंट अफेयर्स था कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मज़ा आया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।